कैसे हैं बच्चे? आप लोग सब सब अपनी तैयारियों में आई थिंक लगे होंगे। जो 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे और 9th के एक बच्चे ने शायद मुझे लगता है आईसीएसई का होगा। मुझे ऐसा लगा कि 11th के किसी बच्चे ने सवाल पूछा, लेकिन 9th के किसी बच्चे का मैसेज मुझे आया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, खास तौर पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने फिर ध्यान से देखा 9th क्लास था, बट 11th में बेसिकली चैप्टर है, तो हो सकता है आईसीएसई का बच्चा हो, है ना? और पहले सीबीएसई में भी चैप्टर होता था डाइवर्सिटी इन लिविंग, तो मैंने देखिए बोर्ड पे लिख दिया है कि 9th क्लास में सीबीएसई में चैप्टर होता था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही एक्चुअली चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फॉर्म में क्लास 11th में है, थोड़ा डिटेल में है और आईसीएसई के बच्चे पढ़ते हैं इसको, है ना? तो देखिएगा मैंने इसको समराइज़ किया बोर्ड में और थोड़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बायो की फील्ड के कुछ मेन फिलॉसफर रहे हैं या साइंटिस्ट रहे हैं, वहाँ से लेके क्रोनोलॉजी को बढ़ाते हुए फिर 18th सेंचुरी के कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, 20th सेंचुरी में भी हैं। तो करते-करते मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक थोड़ा-थोड़ा बताऊँगा आज की वीडियो में। 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि बहुत सारे देशों में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, रीसेंट है, रीसेंट मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं उसको भी। और कुछ ऑर्गेनिज़्म उसमें भी डाले गए हैं, बट हमारे एनसीईआरटी में हम 5 किंगडम या 6 किंगडम को ही पढ़ाते हैं और उन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं, है ना? और इनमें भी अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि किस किंगडम को आज भी टैक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट एक बेस मानते हैं, आधार मानते हैं, तो मैं कहूँगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर, सर आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है, उसको बेस माना जाता है आज भी, है ना? बट आपके एनसीईआरटी में और 11th में 6 किंगडम के बारे में भी बताया गया है ना? और जो आने वाले एग्ज़ामिनेशन होंगे उनके लिए भी। तो ये जो टॉपिक है 9th के लिए भी है, 11th क्लास के लिए भी है ना? नीट के लिए भी है। तो देखिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत इंट्रोडक्शन करते वक़्त सबसे पहले तो अक्सर मैं नाम एरिस्टोटल का लेता हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, है ना? काफ़ी टाइम हो गया इनको 350 बीसी, 360 बीसी के अराउंड है ना बिफोर क्राइस्ट। थियोफ्रेस्टस उसके बाद आए हैं 270 बीसी के अराउंड, 280 बीसी ऐसा लिखा रहता है ना हिस्ट्री में। और ग्रीक फिलॉसफर रहे हैं, थियोफ्रेस्टस भी फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। उससे आगे अगर हम बढ़ें और 18th सेंचुरी में आएँ तो सर कैरोलस लिनियस का नाम आप लोग की बुक में होता है और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं। इनके नाम पे और कंट्रीब्यूशन आपके बायो की फील्ड में है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्हीं के द्वारा दिया गया, 2 नाम वाला सिस्टम। अगर 9th के बच्चे लोग को मैं थोड़ा-सा इसमें क्लैरिफाई करूँ तो जैसे होमो सेपियंस, ह्यूमन का नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस में जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को इंडिकेट करता है और सेकंड नेम है वो स्पीशीज़ को इंडिकेट करता है। तो 2 नाम वाला सिस्टम जिन्होंने दिया था वो थे सर कैरोलस लिनियस, तो मैंने नाम लिखा है। और इनकी जर्नी जो रिसर्च की और इनके पब्लिकेशन की स्टार्ट हुई थी 1730s से 1735, 38, 39, 51, 53, 58 इन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशन बुक लिखी है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिकली अरेंज किया है, उनके प्रॉपर ग्रुप में अरेंज किया है। इनको इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है और 1750s लिखा है देखिए मैंने, है ना? कि इनके द्वारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया। 2 किंगडम वाला एक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बच्चा कहता है सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो मैं एक इंट्रो यहाँ पे देना चाहूँगा। आसान भाषा में तो ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज़्म को क्लासिफ़ाई करते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं इंटू सूटेबल ग्रुप। जिस ग्रुप में वो पर्टिकुलर आना चाहिए, उसकी सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, एफिनिटी, रिलेशनशिप के आधार पर उसको हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफ़ाई करते हैं, कैटेगराइज़ करते हैं। आज के टाइम पे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज़्म की डिस्कवरी हुई। हमने इंडिया के किसी वेस्टर्न घाट नाम की हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी पे गए और वेस्टर्न घाट केरला मान लीजिए गए, कर्नाटका गए और वहाँ के जो घाट एरिया है, वहाँ के जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज़ डिस्कवर हुई साइंटिस्ट के द्वारा, टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा, तो उसको वो क्लासिफ़ाई करेंगे। पहले उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, नोमेनक्लेचर होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी पहले के ऑर्गेनिज़्म से मैच कराई जाएगी, देन उसको पर्टिकुलर ग्रुप में कैटेगराइज़ किया जाएगा, क्लासिफ़ाई किया जाएगा। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन यानी लिविंग का क्लासिफ़िकेशन। तो हम कहते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ आपके बायोस्फीयर में है, आपके अर्थ में है। रेंज करती हैं 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़। हम इसको ऑर्गेनिज़्म की अर्थ पे बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है? और इनको क्लासिफ़ाई करना एक अच्छा एग्ज़ाम्पल रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज़्म की जो स्टडी कर पाना है नियरली इम्पॉसिबल है ना? तो इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम कर दें तो ईज़ी हो जाता है, तो इसीलिए क्लासिफ़िकेशन किया गया, इसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन कहा और एरिस्टोटल उन साइंटिस्ट या फिलॉसफर में आते हैं, ग्रीक फिलॉसफर में जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफ़िकेशन का एक अटेम्प्ट किया, एक साइंटिफिक बेसिस पर अटेम्प्ट किया, प्रयास किया सबसे पहले, वो है एरिस्टोटल, है ना? ग्रीक फिलॉसफर। उन्होंने प्लांट्स के बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे, उन्होंने एनिमल्स को रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे क्लासिफाई किया, ठीक है? लेकिन वो सब पुरानी बातें हो गई, थियोफ्रेस्टस का कंट्रीब्यूशन हो गया, बहुत ज़्यादा नाम
आता नहीं है यहाँ पर, है ना? प्लांट को और ज़्यादा क्लासिफ़ाई किया, थियोफ्रास्टस ने फादर ऑफ बॉटनी कहलाए, हर्ब, श्रब और ट्री को और ज़्यादा क्लासिफ़ाई किया। लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफ़िकेशन को प्रमोट किया, प्रपोज़ किया, सर कैरोलस लिनियस। उनके द्वारा दिए गए 2 किंगडम हैं, जो वो है, एक प्लांटे, एक है एनिमेलिया, है ना? और 1750s के दौरान की बात है। उन देखिए उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट थी नहीं। बहुत ही सिंपल किस्म के, सिंपलेस्ट किस्म के माइक्रोस्कोप थे, जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिज़्म की आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आसानी से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकल कैरेक्टर या इंटरनल कैरेक्टर पे जाने वाले माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन टूल थे नहीं। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज़ गिवन बाय लिनियस इन 1750s, या किसी-किसी बुक में 58 भी लिखा रहता है, 1758। और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। और ये डिवाइड करने के पीछे एक बेसिक क्राइटेरिया रहा सेल वॉल। 9th के बच्चे भी जानते हैं, सेल चैप्टर वो भी पढ़ते हैं, तो वहाँ उन्होंने पढ़ा होगा कि जब अगर प्लांट सेल को देखें तो उनमें सेल वॉल पाई जाती है, व्हिच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, अदर मटीरियल। बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। तो इनका बेसिक जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था, वो था सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, कहते हैं ऑर्गेनिज़्म जो प्लांट और एनिमल में क्लासिफ़ाई किए गए, बहुत ही आसान तरीके से, ईज़िली डन एंड ईज़िली वे टू अंडरस्टैंड। बट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हमें कैटेगराइज़ तो करना था, और इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए इनको क्लासिफ़ाई करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज़्म में इन्होंने रिसर्च किया, इनको आइडेंटिफ़ाई किया बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन, अदर एग्ज़ामिनेशन, तो उसमें मान लीजिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉस, फर्न, ये सब मैं प्लांट्स के नाम बता रहा हूँ। तरह-तरह के प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं मॉस या ब्रायोफाइट्स। तरह-तरह के फर्न्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म होते हैं, पाइनस और सिट्रस जैसे, और एंजियोस्पर्मिक लाइक फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जितने भी नाम लिए, इन सबको प्लांट में डाला गया, क्योंकि इनमें सेल वॉल थी, और उस किंगडम को कहा गया प्लांटे, है ना? ग्रीक और लैटिन में हम प्लांटे लिखते हैं। अच्छा, तो लेकिन जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, उनको हमने रखा एनिमेलिया में, ठीक है? लेकिन अब देखिए, इसमें एक ऑर्गेनिज़्म आता है जिसको आप जानते हैं, फंजाई। देखिए फंजाई अगर आप बोर्ड में देख रहे होंगे, तो ये आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब बनाया, तो उन्होंने फंजाई को अलग किंगडम बनाया। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले तक फंजाई प्लांटे में रखा जाता था। क्यों? क्योंकि फंजाई में सेल वॉल होती है, और वो सेल वॉल बनी होती है काइटिन नाम के पॉलीसैकेराइड की। ठीक है ना? काइटिन। तो तब तक, यानी 1969 से पहले फंजाई को हम प्लांटे में रखते थे। इसीलिए 4 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप बोर्ड में देख रहे होंगे, जो कि एच.एफ. कोपलैंड ने दिया। हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड नाम है इनका। इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। देखिए, इसमें फंजाई नहीं है। फंजाई को अलग से किंगडम बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है सर आर.एच. व्हिटेकर। इन 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज़ प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। अच्छा, अब शुरुआत से देखिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके लिनियस ने दिया। देन उसके बाद लगभग-लगभग 100 साल बाद हम आ जाते हैं 1866 के अराउंड, और बहुत सारी कमियाँ रही थी, बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे लिमिटेशंस थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। उसको आगे चल के ठीक किया अर्न्स्ट हैकेल, या कोई लोग इनको अर्नेस्ट हैकेल भी पढ़ते हैं। 1866 में इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया। तो प्लांटे, एनिमेलिया तो था ही, इन्होंने एक किंगडम बनाया जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा, और इनके ऑर्गेनिज़्म पहले अदर प्लांटे और एनिमेलिया में ही रखे जाते थे। लेकिन उन्हीं में से निकाल के जिन ऑर्गेनिज़्म में अ, आप कह सकते हैं सिंगल सेल हों, जैसे प्लांटे आपके मल्टीसेलुलर है, लेकिन अगर कोई प्लांट जैसे एल्गी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, जैसे क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, तो इनको उठा के प्रोटिस्टा में रखा गया। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा, इन सबको प्रोटिस्टा किंगडम में हम पढ़ते हैं। तो धीरे-धीरे हमने ऑर्गेनिज़्म को आइडेंटिफ़ाई किया, पहचान करी, जिनमें ये यूनिसेलुलर वाला कैरेक्टरिस्टिक पाया गया। यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक सेल, उन सभी को प्रोटिस्टा किंगडम में स्थान दिया गया। हमारे एक सर थे, वो प्रोटिस्टा किंगडम को गार्बेज किंगडम कहते थे, क्योंकि जो ऑर्गेनिज़्म किसी और किंगडम में फिट नहीं हुआ, उसको प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया जाता है आज भी, है ना? यानी कि जिसके कैरेक्टर क्या हो, सिंगल सेल हो, यूनिसेलुलर हो, और यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक नहीं। यूकैरियोटिक, उसको प्रोटिस्टा में डाला जाता है। तो प्रोटिस्टा किंगडम को जो बनाने का श्रेय जाता है, वो जाता है अर्नस्ट हैकेल को। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया 1866 के अराउंड, ठीक है? बट बहुत सारी किताबें इनके कंट्रीब्यूशन को नहीं लिखती हैं। वो 2 किंगडम बताती है, देन वो जंप कर जाता है 5 किंगडम पे। ना ही कोपलैंड का नाम 11th क्लास में दिया है, ना ही अर्न्स्ट हैकेल का दिया, बट हाँ, हो सकता है आईसीएसई की बुक में, बहुत सारी डिटेल किताबों में इन दोनों का नाम दिया होता है। अच्छा, हम क्रोनोलॉजी को और आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने कहा हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड आते हैं। 1955 किसी बुक में लिखा रहता है, और 1956 भी लिखा रहता है। तो जो भी बुक में लिखा है उसको आप मान सकते हैं, 1956 ज़्यादा एक्यूरेट होता है शायद। इन्होंने प्रपोज़ किया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, थोड़ी और एडवांसमेंट हुई है। जैसे आप देख सकते हैं 1866 के बाद लगभग-लगभग 90 सालों बाद कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया, जिसमें पहले से ही प्लांटे थे ही, एनिमेलिया थे ही। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम रखा मोनेरा।
तो मैंने जैसा बताया था अभी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट ना होने के कारण बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो भी सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उनको प्लांटे में रखा जाता था या प्रोटिस्टा में रख दिया होगा। लेकिन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब 1956 के अराउंड आया, तो अच्छे से बहुत डिटेल में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके हमने जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप था, उनका एक अलग ही किंगडम बना दिया, नाम रखा गया मोनेरा। है ना? मोनेरा कहते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया को और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर है? तो आज हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ते हैं, बैक्टीरियल सेल पढ़ते हैं, वो सभी मोनेरा किंगडम के पार्ट हैं। अब देखिए 13 साल बाद लगभग 1969 में आर.एच. व्हिटेकर आए। उन्होंने अच्छे से स्टडी करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ किया। तो उन्होंने देखिए प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई को ऐड किया न्यू किंगडम के फॉर्म में। और लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया आपको मालूम है कि ब्लू ग्रीन एल्गे इनको शॉर्ट में कहते हैं बीजीए, ये प्लांटे में रखे जाते थे लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गे सिंगल सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बीजीए को मोनेरा में प्लेस कर दिया गया क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज़्यादा सिमिलैरिटी और एफिनिटी शो करते हैं मोनेरा के साथ, यानी बैक्टीरियल कैरेक्टर। तो ब्लू ग्रीन एल्गे को कहा जाने लगा साइनोबैक्टीरिया। तो आप बीजीए पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे पढ़ते हैं और साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, है ना? अभी साइनोबैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं इनको साइनो यानी फाइकोसाइनिन नाम का इनमें एक पिगमेंट होता है। फाइको मीन्स होता है एल्गे और साइनिन मतलब ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने नया किंगडम क्या बनाया प्लांटे से निकाल के फंजाई। और फंजाई जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर हैं एक्सेप्ट ईस्ट, जो ईस्ट वाला फंगस है वो यूनिसेलुलर है, बाकी जितने भी फंजाई हैं वो सब मल्टीसेलुलर कैटेगरी में आते हैं और यूकैरियोटिक सेल है और नॉन क्लोरोफिलस है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इनमें सेल वॉल प्रेज़ेंट होती है जो कि काइटिन नाम के पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ठीक है? तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है, लेकिन मैंने जैसा शुरुआत में कहा था कि आज भी टेक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही टेक्सोनॉमी का आधार या बेस मानते हैं और प्रपोज्ड बाय सर आर.एच. व्हिटेकर। 5 किंगडम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब प्रपोज़ किया आर.एच. व्हिटेकर ने तो उसके क्राइटेरिया या कुछ उसके पॉइंट रखे जिसके आधार पे किंगडम प्लेस किया गया। तो जिसमें आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?